नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि जो सी टेट का नया सिलेबस आएगा। सी टेट में न्यू सिलेबस, न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं। इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आइए भारत की भौगोलिक विविधता के बारे में जानते हैं। हमें तो यह देश भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण ही अन्य देशों से काफी अलग और प्रतीत होती है। यही बात इसे एक निश्चित राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करता है। श्री अरविंदो का यह स्टेटमेंट है। अरविंदो एक समाज सुधारक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। अरविंदो क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया। कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। जो जोग जलप्रपात है वो कहां है? कर्नाटक में स्थित है। यह शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। यह भारत का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है आपका शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, जो कर्नाटक में स्थित है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला, इस तरह से जलप्रपात है, आप जैसा देख रहे हैं। सबसे पहले भारत में अंतरिक्ष में जाने वाला 1984 ईस्वी में 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहली भारतीय अंतरिक्ष राकेश शर्मा था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बातचीत किया था। एक जो है 1984 में सबसे पहले जाने वाला अंतरिक्ष में कौन है? भारत का राकेश शर्मा है। उस समय तत्कालीन जो पीएम है वह इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी तत्कालीन पीएम है। लेकिन वर्तमान समय में, अभी हाल में, वर्तमान में लखनऊ के सुधांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए। जो भारत के पीएम जो है नरेंद्र मोदी है। और उनसे पूछा गया कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा, यानी पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन दिखता है। भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन दिखने वाला राज्य है, देश है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश भारत है। अगर एशिया की बात कहे जाए तो भारत जो है, अगर पूरे विश्व में एशिया का पार्ट है, एशिया का हिस्सा कौन है? भारत है। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार है, भारतीय उपमहाद्वीप। अक्सर चर्चा में हम 5 क्षेत्रों का उल्लेख करेंगे: महान पर्वत क्षेत्र, गंगा सिंधु का मैदान, रेगिस्तानी और दक्षिण प्रायद्वीप की बात करेंगे, और द्वीप की बात करेंगे। हम भारत के 4 भागों की बात करेंगे। भारत के 5 क्षेत्रों का उल्लेख यहां पर किया गया है। 5 क्षेत्रों में इधर है हिमालयज, इधर है हिमालय पर्वत, इधर है थार का रेगिस्तान, राजस्थान में है, दिखाई पड़ रहा थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान कहां है? राजस्थान में है।
गंगा और सिंधु, इधर से गंगा नदी बहती है, इधर से सिंधु नदी बहती है। इन दोनों के बीच का क्षेत्र, इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और इधर है अरबियन सी, अरब सागर है, और नीचे जो है हिंद महासागर है। भारत की यह स्थिति है। 5 क्षेत्रों के बारे में यहां पे हम चर्चा करेंगे कि भारत में इधर हिमालयाज है, इधर जो है थार का रेगिस्तान है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। इन सभी प्राकृतिक चीजों से घिरा हुआ भारत आपको दिखाई पड़ रहा है। हिमालय पर्वत की बात करेंगे। हिमालय पर्वत जो है उत्तर में एक अवरोध का काम करता है, अवरोध के रूप में खड़ा है। उत्तर भारत की बात करेंगे। यहां पे हिमालय पर्वत श्रृंखला में उत्तर में एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में खड़ा है, जबकि थार का रेगिस्तान और अरब सागर इसकी पश्चिमी सीमा में निश्चित है। दक्षिण में हिंद सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। इन महाद्वीपों का हिस्सा है। हिमालयस के बारे में देखते हैं। हिमालय पर्वत की लंबाई और एक विशाल दीवार की तरह है, किंवदंती है कि इन बिंदुओं का अनुमान। देखो, हिमालय जो पर्वत है, यहां पर कभी 33 सागर हुआ करता था। इस हिमालय पर्वत पर कभी जो है 33 सागर हुआ करता था, और 33 सागर में जब आसपास की जो गाद है, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर उठ करके हिमालय जैसा पर्वत बनाए, इसके नीचे अभी जो है तोड़फोड़ जारी है, नीचे अभी तोड़फोड़ जारी है, और इसीलिए ये भूकंप का सेंसिटिव क्षेत्र हिमालयस माना जाता है। हिमालयस जो है भूकंप का सबसे सेंसिटिव जोन माना जाता है, क्योंकि इसके नीचे जो है अभी तोड़फोड़ जारी है। और सबसे युवा पर्वत माना जाए तो सबसे युवा पर्वत माना जाएगा तो आपको निशान लगाना पड़ेगा हिमालयस। हिमालय जो है सबसे युवा पर्वत है, जिसके नीचे अभी तोड़फोड़ जारी है, जो एक सेंसिटिव जोन के काम करता है। इसकी लंबाई देखा जाए तो लगभग जो है 2500 किलोमीटर है। गर्मी में पहाड़ों पर जमी बर्फ जो है पिघलती है, और गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसे नदियों को पानी देती है। ये नदियां जो है सदा नीरा होती हैं। सदा नीरा का मतलब ये होता है, ये सदा नीरा होती है। सदा नीरा का मतलब हमेशा इसमें पानी बहता रहता है। जो बर्फ है, बर्फ पिघलता है, और पिघल करके क्या होता है, पानी बहता रहता है। इसलिए हिमालय कभी कभी एशिया का जल मीनार कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एशिया का जल मीनार किसे कहते हैं, हिमालयस को कहते हैं। हिमालय कई संस्कृतियों और विश्वास प्रणालियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहाड़ों को खुद पवित्र माना जाता है, और इनके भीतर मंदिर और मठ बनाए जाते हैं। दुनिया के भरे भिक्षुओं और आध्यात्मिक साक्षात्कारों में आकर्षित करते हैं, जो प्रार्थना और ध्यान का केंद्र आते हैं। भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के गौमुख यानी गाय के मुख से निकलती है। यह गंगा का किनारा है। भागीरथी गंगा का एक महत्वपूर्ण नदी है, जो उत्तराखंड के गोमुख से निकलती है, और यह गंगा का एक पार्ट है भागीरथी। यह गोमुख से निकलने वाली नदियां हैं भागीरथी। गंगोत्री ग्लेशियर और ग्लेशियर भारतीय हिमालय के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। इसे पवित्र माना जाता है, और यह कई तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। गोमुख भी एक लोकप्रिय ट्रेकिंग गंतव्य है। हिमालय निर्माण कैसे हुआ, दिलचस्प की बात यहां पे है। बहुत समय पहले भारत के गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहां उसकी पड़ोसी अफ्रीका था। किसी समय यह अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगा। लगभग 50 मिलियन वर्ष यह पहले यूरेशिया
के भूभाग तक पहुंच गया और इसमें लटकता गया। जैसे ही भारत ने यूरेशिया को ढकेला, उनके बीच की भूमि उखड़ गई और ऊपर उठ गई। ठीक वैसे ही जैसे कालीन को ढकेलने पर उनकी झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसी तरह से विशाल हिमालय के पर्वत का निर्माण हुआ। विशाल हिमालय के पर्वत से आश्चर्य रूप से भारत आज भी एशिया की ओर बढ़ रहा है, बहुत धीमी गति से। हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर, जो आपके बालों के बढ़ने से बहुत धीमी है। इसका मतलब है हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, बस हर साल थोड़ थोड़ हो रहा है। लगभग 5 मिलियन सहस्त्र शब्द ऊंचा है। हिमालय शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। हिम जिसका अर्थ है बर्फ, और आलय जिसका अर्थ है निवास, यानी बर्फ का निवास। देखो, भारत की जो उत्पत्ति हुई है, पहले पूरी पृथ्वी जो है ऐसे थी, यह जलता हुआ आग का गोला था। ऊपर जो है अंगारा लैंड है, इधर अंगारा लैंड है, और इधर गोंडवाना लैंड है। यहां पे टेथिस सागर बहता है। टेथिस सागर यहां बहता है। किसी कारण से गोंडवाना लैंड इधर की ओर बढ़ा और अंगारा लैंड इधर की ओर बढ़ा। यहां से आने पर ऑस्ट्रेलिया बना, और इसका एक पार्ट इधर अफ्रीका, इधर यूरोप, और इधर एशिया, और इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऐसे बना। जब ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, एक बार जो है ज्वालामुखी है, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी फूटा, तो ज्वालामुखी फूटने से क्या हुआ, ये इस तरह से हो गया और ये ठोस रूप में जम गया। यह ठोस रूप में जम गया, और यह भारत का प्रायद्वीप वाला पार्ट है। पूरे विश्व का सबसे पुराना प्रायद्वीप भारत का प्रायद्वीप है। पूरे विश्व का सबसे पुराना प्रायद्वीप भारत का प्रायद्वीप है। भारत का प्रायद्वीप के इस तरह से निर्माण हुआ, जिसमें इधर देखे हैं वेस्टर्न घाट है, इधर पश्चिमी घाट है, और इधर के भाग को पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट यहाँ कहां तक फैला हुआ है, यहाँ असम तक फैला हुआ है। एक क्वेश्चन भी पूछा था कि पूर्वी घाट जो है कहां तक फैला हुआ है, असम तक इधर फैला हुआ है। तो भारत में जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो यही है कि भारत में जो इसका निर्माण हुआ है, यह गोंडवाना लैंड से हुआ है। और ये गोंडवाना लैंड जो है, इसकी इस तरह से अंगारा और गोंडवाना लैंड, इस तरह से भारत की जो है उत्पत्ति हुई है। तो इंडिया की उत्पत्ति जो है इस तरह से हुई है, प्रायद्वीपीय पठारों से हुई है, जिसको हम देखते हैं। आगे चले। यहां पे है काठकुड़ी हाउस, हिमाचल प्रदेश में। ये जो एरिया है, यह है काठकुड़ी हाउस। यह है काठकुड़ी हाउस। काठकुड़ी हाउस कहां है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में घर बनाने की विधि को काटकुनी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। काटकुनी क्या है, हिमालयी क्षेत्रों में जो घर बनते हैं कुछ इस तरह से बनते हैं कि बर्फ वगैरह जो पड़े वो नीचे की ओर गिर जाए, पानी हो, बरसात हो, नीचे की ओर गिर जाए, तो इस तरह से घर बनते हैं काटकुने में। धज्जी देवरी शैली के घरों के रूप में जाना जाता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थर और लकड़ी के संयोजन का उपयोग किया जाता है, जो न केवल घर और गर्म रहता है, बल्कि हमें भूकंप की स्थिति के नुकसान से बच जाता है। यहाँ पे जो घर बनाने की विधि है काटकुनी है या धज्जी देवरी है। ये कहाँ पे होती है, यह परंपरागत रूप से पर्वतों हिमालय के क्षेत्र में जो घर बनते हैं उनके लिए है।
हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के वनस्पतियों जीवों की विविधता बहुत अधिक है। इस पार्क को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन मोनाल, लद्दाख में एकमठ, हिमालय के पर्वत तेंदुआ, ये सब हिमालय हिमाचल प्रदेश में है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची स्थल में घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसे घोषित किया है जब विविधता को सरकार के साथ पार्क में अंदर रहने वाले ग्रामीण समुदाय द्वारा संरक्षित किया गया है। इसे ग्रामीण जो समुदाय है उसे संरक्षित करते हैं इस जैव विविधता वाला पार्क। भारत का ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख बोला जाता है। भारत का ठंडा रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं लेह या लद्दाख। लेह या लद्दाख को हम भारत का ठंडा रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान शब्द सुनते ही मन में एक गर्म स्थान की छवि उभरती है। ठंडे रेगिस्तान है भारत में, ऐसे भी एक रेगिस्तान है लद्दाख, एक ठंडा रेगिस्तान। सर्दियों के दिन में -40 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, 30 दिया हुआ है। कम वर्षा होती है और प्रदेश उबड़ खाबड़ है जिसमें चट्टानी इलाके हैं, गहरी घाटियां और पैंगोत्स्यो, स्यो मतलब झील है, जैसे झील है। यहाँ भूभाग चांद जैसा दिखता है। यहाँ का जो भूभाग है चांद जैसा दिखता है, इसे मूनलैंड कहा जाता है। मूनलैंड किसे कहा जाता है? लेह और लद्दाख को कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्री इस भूभाग के निर्माण की व्याख्या इस तथ्य से करते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा है, भारतीय भूभाग एशिया के टकराव तो पहाड़ मुड़े हुए थे, मुड़ा हुआ हिस्सा एक महासागर का हिस्सा था और इसलिए इस क्षेत्र में चट्टानें ज्यादा है। यहां पर एक याक नामक जानवर पालते हैं। हिमालय और तिब्बत में यह जानवर है जिसे हम कहते हैं याक। याक नामक एक जानवर और यहाँ पर पालते हैं। हिमालय के लोग जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण याक है। दूध, मांस, ऊन और गोबर के लिए पाला जाता है और परिवहन का भी इस्तेमाल करते हैं। ये याक है जिसका हम लोग इस तरह से भैंसे जैसे होते हैं जिसका उपयोग वो मांस और मछली मांस के लिए और यात्रा के लिए। पैंगोस से लद्दाख इस झील का पानी खारा है जो कि अन्य झीलों से अलग है। खारापन आसपास के पहाड़ी इलाकों से घुले खनिजों के कारण है। क्वेश्चन पूछेगा कि पैंगोत्स्यो कहां पे है, तो यह लेह लद्दाख में है और यह खारे पानी की झील है। और खारे पानी की झील क्यों है? क्योंकि यह पहाड़ी इलाकों से रेत के कारण। यह पहाड़ मुख्यतः रेत मिट्टी से बने हैं। हवा और बारिश ने पहाड़ों को इन आकारों में बदल दिया है। कठोर परिस्थितियों के बावजूद भी लद्दाख हिम तेंदुआ, आइबेक्स, तिब्बती मृग और अद्वितीय वन्यजीवों का घर है। लद्दाखी लोग सादा जीवन जीते हैं। यह क्षेत्र अपने प्राचीन मठों, लोसर और हेमिस महोत्सव जैसे रंग बिरंगे त्योहारों में किया जाता है। गंगा का मैदान भारत में सबसे उपजाऊ मैदान गंगा का मैदान है। हिमालय के दक्षिण की ओर स्थित है। एक क्वेश्चन, गंगा का मैदान किधर स्थित है? हिमालय के दक्षिण में स्थित है। हमें विशाल उपजाऊ गंगा के मैदानों तक पहुंचते हैं। ये मैदान भारत के इतिहास और सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन मैदानों को हिमालय से निकलने वाली शक्तिशाली नदियां पोषित होती है जो महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान करती है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां प्रणाली इनकी सहायक नदियां व्यापक नेटवर्क के साथ है। खनिजों के साथ मिट्टियों की समृद्ध करती है जिससे यह क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है, कृषि के लिए आदर्श बन जाता है। नदियां अपने साथ खनिज लाती हैं और मिट्टी को समृद्ध करती हैं जिससे भरपूर कृषि संभव हो जाते हैं। भारत की आबादी का एक सबसे बड़ा हिस्सा इसी उत्तर भारत गंगा और यमुना के द्वाब में स्थित होता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। मैदानी कालों में खेती भी की जाती है। दिल्ली का हवाई दृश्य जिसमें ऊपर दाईं ओर यमुना नदी दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश में बहुफसली खेती होती है। पश्चिम बंगाल में धान के खेत में काम करती हुई ग्रामीण महिलाएं। भारत में चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल
चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगर भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है तो वो कहां होता है? वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। उत्तरी मैदान में समतल भूमि है। एक विस्तृत परिवहन नेटवर्क का विकास, सड़क और रेलवे नेटवर्क लंबी दूरी पर लोग माल की आवाजाही से सुविधाजनक बनाते हैं। जैसा कि आप स्ट्रेपी ऑफ द पास्ट अध्याय में देखें, गंगा यमुना इस तरह से यहां पे देख रहे हैं। लंबी लंबी समतल होने के कारण ट्रेन की है, और इधर नदियां हैं, इधर पनडुब्बियां चल रही हैं। अधिकांश नदियों का नाम देवियों के नाम पर पड़ा हुआ है, जैसे गंगा, जमुना, कावेरी आदि। हालांकि ब्रह्मपुत्र के नाम का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। यह नदी गर्मियों के दौरान सूखने के बजाय बड़ी हो जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह क्या है? यह गर्मियों में सूखने के बजाय बड़ी हो जाती। क्यों बड़ी हो जाती है? क्योंकि बड़ी इसलिए हो जाती है कि हिमालय से बर्फ पिघलते हैं, और बर्फ पिघलते हैं जिससे पानी जब आता है तो क्या होता है? उनके बढ़ जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो गर्मियों में बढ़ती है, बाकी नदियां सूख जाती हैं। मैदानी कालों प्रकाश की सांद्रता को ध्यान में रखते हुए गंगा मैदान में उपग्रह। उत्तर भारत के लंगूर मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में स्थित है। लकड़ी के बीम पर बैठा हुआ ये लंगूर है, जो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में पाया जाता है। विलुप्त होने के कगार पर खड़ी राजसी बाघ ये है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के इन आवासों से समर्थन मिलता है। भारत का मुंबई पश्चिमी घाट। हम देखेंगे प्रायद्वीपीय अरावली पर्वत। अरावली पहाड़ियां। भारत का जो अरावली पहाड़ी है, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ी है। अरावली जो पहाड़ी है वो इस तरह से, अरावली ये है, और ये दिल्ली तक बसा हुआ है। और दिल्ली का राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर बसा है। रायसीना हिल्स पर बसा है। रायसीना हिल्स पर बसा है, जो दिल्ली तक फैला हुआ है। देखो, अरावली जो है इस तरह से फैला हुआ है, इसीलिए यही एक कारण है कि राजस्थान में बारिश कम होती है। राजस्थान में जो बारिश कम होती है वो इसका एक रीजन है अरावली का फैला होना। अगर अरावली ऐसे न फैल करके कहीं अरावली ऐसे होता तो खूब बारिश होती, क्योंकि मानसून इधर से टकरा कर ऐसे निकल जाते हैं। अगर ऐसे अवरोध के रूप में होता तो राजस्थान में खूब बारिश होती। हालांकि अरावली विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, जो लगभग 2.5 अरब साल पुराना है। इस पर्वतमाला में कई चोटियां और पहाड़ियां। हालांकि सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, 1700 मीटर ऊंची है। यहीं पर
पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है माउंट आबू पर भी बनाया गया है। माउंट आबू पर पहाड़ियां, ज्यादातर पहाड़ियां 300 से 900 मीटर की दिलचस्प रखती हैं, पुराने लगभग 450। इसी माउंट आबू पहाड़ी पर जैनियों की मूर्तियां हैं। जैनियों की मूर्तियां हैं, इसीलिए माउंट आबू को राजस्थान का वाराणसी कहते हैं। राजस्थान का वाराणसी कहते हैं क्योंकि यहां पे जैनों की ढेर सारी मूर्तियां पड़ी हुई हैं। अरावली पर्वत विश्व का सबसे पुराना पर्वतों में से एक है। थार का रेगिस्तान यहीं से होता है। अरावली पर्वत माउंट आबू से लेकर थार रेगिस्तान जोधपुर तक का है। यह पूरी तरह से भूगोल की यात्रा करता है, यानी माउंट आबू में थार का रेगिस्तान है। अरावली पर्वत उत्तर पश्चिम भारत में भूगोल जलवायु परिवर्तन के कारण इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रकृति अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो थार रेगिस्तान के पूर्व के आगे की ओर बढ़ता है। संगमरमर, ग्रेनाइट और जस्ता, तांबे जैसे खनिज समृद्धि इसी अरावली पर्वत में पाई जाती है। संगमरमर हुआ, ग्रेनाइट हुआ, जस्ता हुआ, तांबा हुआ, ये जानते हैं। तांबे की खेतड़ी, खेतड़ी जो है तांबे की सबसे पुरानी खान है, जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। वास्तव में जानवरों की प्राचीन खदानों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चला है कि 8 शताब्दियों से भी पहले जस्ता निकालने की नाजुक प्रक्रिया यहाँ पे शुरू थी। खितड़ी जो है हड़प्पा सभ्यता से है, यहाँ से तांबे निकाले जाते थे। चित्तौड़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे ऐतिहासिक किले भी इसी में है। चित्तौड़गढ़, कुंभल और रणथंभौर का किला इसी अरावली पर्वत में ही स्थित है। अरावली पर्वत से घिरा कुंभलगढ़ का किला पहाड़ियों के स्थान से दुश्मन के लिए अभेद्य था, जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। प्रायद्वीपीय पठार की बात हम करते हैं। प्रायद्वीपीय जो पठार है वो इस तरह से है, इसी को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसे पश्चिमी घाट कहते हैं और इसे पूर्वी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में जैव विविधता ज्यादा होता है। जैव विविधता सबसे ज्यादा होता है पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट जो है कटा फटा है। पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट क्या होता है, अधिक कटा फटा है, अधिक कटा फटा है, जिससे पूर्वी घाट में बंदरगाह ज्यादा है। बंदरगाह ज्यादा है, जिससे व्यापार किया जाता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट असम तक फैला हुआ है। इधर पूर्वी घाट जैव विविधता के केंद्र है। सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी में पाई जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार कौन होते हैं? भारत के कई पठार है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पठार देश के मध्य दक्षिण स्थित में त्रिकोणीय प्रायद्वीप है, त्रिभुज के आकार का है। यह बहुत पुरानी भूमि संरचना है, चूंकि यह क्षेत्र एक प्रायद्वीपीय है जो तीनों तरफ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है जो तीन तरह से जल से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, जो तीन तरफ जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप का प्रायद्वीप, द्वीप का प्रायद्वीप कहेंगे
यह चारों तरफ से पानी से घिरा हो, पानी से घिरा हो। और जैसे जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है प्रायद्वीप का प्रायद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप है। इसे हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। पठार दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट ऊंचे और ऊंचाई पर फैले हुए हैं। पश्चिमी तट पर दीवार की तरह फैले ढलानों, मानसून मौसम खूबसूरत है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। विश्व धरोहर सूची में किसको? पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है विरासत में। कई नदियों का घर है और उसमें समृद्ध जैव विविधता है। पश्चिमी घाट में सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। पूर्वी घाट निचले और पूर्वी तट के साथ छोटी पहाड़ियों में विभाजित है। इन श्रृंखलाओं के बीच दक्कन का पठार है, जो समतल उच्च भूमि एक विशाल क्षेत्र है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां पठार पश्चिमी और पूर्वी की ओर बहती हैं। ये नदियां खेती के लिए महत्वपूर्ण है। लाखों लोग पानी की उपलब्धता होती है। तो आज हम लोग यही तक पढ़ते हैं, फिर मिलेंगे, फिर आपसे जो है इसके आगे की चर्चा होगी। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।